शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज शो की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में झांसी के पास माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अतीक अहमद का बेटा झांसी जेल में बंद अपने दूसरे भाई से मिलने जा रहा था। उसी दौरान कार के आगे गाय आ जाने से उसकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। समूची गाड़ी का जर्रा जर्रा चकनाचूर हो गया। इस क्रेटा कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार में आगे बैठे दोनों शख्स के साथ क्या हुआ होगा। इस कार में माफिया अतीक अहमद का बेटा अबान अपने 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल जा रहा था। घटना झांसी के पुंछ थाना इलाके में घटी। सामने आया कि ये गाड़ी जो है बहुत ही तेज गति से आ रही थी और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर वहाँ का जो बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी और टक्कर मारने की वजह से 2 लोग जो है स्पॉट पे मतलब मौके पर मृत्यु हुई है। बाकी 3 घायल जो है मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी स्वास्थ्य जो है सामान्य है। सर परिजन आने वाले हैं सर, कोई परिजन सूचना मिली? नहीं, इनके जो परिजन हैं उनको हमने वहाँ पे प्रयागराज में पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दिया, परिजनों को भी इन्फॉर्मेशन भिजवा दिया है। हादसा इतना भीषण था कि कार का इंजन और ड्राइवर सीट आपस में चिपक गए और उस हादसे में अतीक अहमद का बेटा और उसका साथी सोनू हादसे का शिकार हो गए। झांसी जिले में प्रवेश करते ही एक गाय उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। टकराने के बाद वो गाड़ी हवा में उछलती है। हवा में उछलते ही वो एक डिवाइडर में टकराती है। ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर में टकराती है और टकराने के बाद गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। गाड़ी की ये हालत है, आप देख लीजिए, ये गाड़ी है, ये गाड़ी की क्या हालत हुई है आपको दिखा रहा हूँ। एक एक चीज दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी में जो चीज हुई है पूरी तरीके से ये गाड़ी चकनाचूर हुई है। पुलिस ने पूरी तरीके से इस गाड़ी को अपनी कस्टडी में जांच के लिए ले रखा है ताकि इस गाड़ी में कोई चीजें हैं वो उनको देखा जा रहा है, कुछ और चीजें तो नहीं है। ये जो आगे की सीट है, आगे की सीट पे अतीक का बेटा अबनान बैठा हुआ था। बगल में जायद जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था और इसके पीछे जो दूसरा मृतक है साकिब उर्फ सोनू, वो बैठा हुआ था, जिसकी अबनान और साकिर की दोनों की मौके पर मौत हो गई है। जबकि जो ड्राइवर जायद है वो घायल है। उसके पीछे 2 लोग बैठे हुए थे, वो दोनों लोग घायल हैं। इस हादसे में घायल अबान का एक दोस्त इस पूरे हादसे के बारे में खुद बता रहा है, जो हादसे में बाल बाल बच गया। किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन था उसमें? अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए? हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है। हादसे के समय आसपास मौजूद लोग बता रहे हैं कि कार 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी ज्यादा में रही होगी और उसी समय ये हादसा हो गया। जी, आप जब ये गाड़ी टकराई तब आप कहाँ थे? हम लोग रोड के उस तरफ थे। क्या देखा आपने? जैसी गाड़ी वहाँ से आ रही थी, लगभग काफी ओवर स्पीड गाड़ी थी, 100 से ऊपर गाड़ी होगी लगभग मेरे हिसाब से। तो जैसे ही आई और यहाँ कुछ जानवर दिखा, अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई। अच्छा। डिवाइडर से टकराई, बहुत भीषण जोरदार झट हुई और गाड़ी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। उसमें फिर देखा, जैसे ही चीख पुकार हुई, हम लोग वहाँ भाग के आए। गाँव वाले और लोग आए, जे लोग सभी लोग इकट्ठे आए, राड लेके गेट को खोला, तोड़ा। उसमें 2 लोग सभी लोग फंसे हुए थे लगभग। फिर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौत के पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए मौत भेजा गया और इसके बाद और 112 लेके गई। हादसे में कार के अंदर से कुछ सामान भी मिला है, जिसमें 2 उपन्यास या कहें तो किताबें और कई दूसरे सामान भी मिले हैं। चीजें यहाँ पे मिली हैं। 2 उपन्यास मिले हुए हैं। एक उपन्यास का नाम है स्टेशनरी ऑफ तेहरान और दूसरा उपन्यास है द इडियट। दोनों उपन्यास इस गाड़ी से बरामद हुए। साथ ही सिगरेट जैसे कई और भी सामान इस गाड़ी से मिले हुए हैं। अभी गाड़ी में जो आगे का हिस्सा है वो दबा हुआ है, जिसको पुलिस ये जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं है कि आगे की सीट में कुछ और भी हो सकता है, इसमें नकदी हो सकता है या कुछ और सामान हो। जो अबान अहमद अतीक अहमद का 5वां और सबसे छोटा दुलारा बेटा था, लेकिन किसी को क्या मालूम था
कि भाई से झांसी मिलने जाते समय इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जिसमें अबान की भी जान चली जाएगी। आज लोग अतीक अहमद के उस रसूख और उसके बेटों के रसूख की बात कर रहे हैं जब अतीक अहमद का प्रयागराज से लेकर आसपास के इलाकों में वर्चस्व था। किसी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि अतीक के परिवार की ऐसी दुर्गति हो जाएगी। अतीक अहमद हमले में मारा गया, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, एक बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, तीसरा बेटा एहजम बाहर है, जबकि चौथा बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है और पांचवा बेटा ये अबान झांसी रोड हादसे में मारा गया। घटना स्थल से माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की जिसमें मौत हुई वो कार हटा ली गई है। हटाने के बाद उस गाड़ी को थाने भेजा गया है। मौके पे जो टेक्निकल टीमें थी वो आई थी, उन्होंने जांच किया था। ये जो डिवाइडर है, ये देखिए, ये गांव के बाहर, ये जो ग्राम झांसी जिले का ग्राम खिल्ली है, इस खिल्ली गांव में घुसते ही इस तरीके का एक डिवाइडर बना हुआ है। ये जो डिवाइडर है, इससे गाड़ी टकराई है। फिलहाल अबान और उसके साथी का शव झांसी के पोस्टमार्टम हाउस पे रखा गया है, जबकि उसके घायल साथियों का इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। झांसी से विनोद गौतम और मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा पर यूपी विधानसभा में आई न्यायिक रिपोर्ट पर सियासी रार छिड़ गई है। एक तरफ यूपी सरकार और उसके सहयोगी हैं जो संभल हिंसा को लेकर आई रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सीधे तौर पर सियासी फायदे वाली राजनीति बता रहा है। सरकार पर आरोप लग रहा है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आई है वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। 24 नवंबर 2024 जब हिंसा की आग में संभल धधक, उपद्रव, हंगामा और उसके बाद पसरी हिंसा ऐसी कि देखने वालों का कलेजा कांप गया। कहां सर्वे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, वो अचानक हिंसक हो गया। पथराव होने लगा, तोड़फोड़ होने लगी, फायरिंग और उग्र झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, तमाम घायल हुए, 28 पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे। उस समय यूपी की सियासत से लेकर समूचे देश की सियासत उबल पड़ी थी। अब करीब 2 साल बाद 5 अगस्त 2026 को उस हिंसा पर यूपी विधानसभा में न्यायिक रिपोर्ट पेश हुई। उसके बाद से संभल का वो मुद्दा दोबारा गर्मा गया, क्योंकि रिपोर्ट में हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया गया। 854 पन्नों की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। उसमें अफवाह उड़ाकर भीड़ जुटाने का जिक्र है। कहा गया अचानक हिंसा नहीं बल्कि प्लानिंग की गई। न्यायिक रिपोर्ट में संभल से सांसद जियाउद्दीन रहमान बर्क और एसपी विधायक सुहेल इकबाल समेत संभल की शाही जामा मस्जिद के लोगों की भूमिका का जिक्र किया गया। कहा गया पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई। संभल हिंसा 2024 की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में रख दी गई है। आप देखें तो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो इस वक्त जारी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पे एलिगेशन लगा रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पे एलिगेशन लगा रही है। इसमें हमने देखा है कि प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो यहाँ के संभल के जो एमएलए हैं उनके बेटा का भी नाम है। इसके अलावा संभल के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बख्श, उनका भी नाम है। और पूरी तरीके से रिपोर्ट में साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि पूरा का पूरा जो वायलेंस था संभल का 2024 का, वो एक प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी था, कोई भी स्पॉन्टेनियस एक्ट नहीं था। दूसरी बड़ी बात जो रिपोर्ट से निकल कर आई है वो ये कि संभल के हिंसा के दौरान जो जिन 4 लोगों की मौत हुई है उसमें किसी की भी मौत जो है पुलिस के गोली लगने से नहीं हुई है, वो उपद्रवियों के गोली लगने से हुई है। इसी के बाद से सियासत फिर उबल पड़ी। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए कि आखिर अभी रिपोर्ट क्यों? इसकी टाइमिंग राजनीतिक है और सरकार इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो। आने वाले कौन है? अब जैसे अयोध्या में एसआईटी की जांच हो रही है, क्या बोले रहे मुख्यमंत्री कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी पानी कर देंगे, हुआ कुछ? तो पुलिस पर किसी ने हिंसा उस प्रकार से नहीं की थी और जो हमारी पार्टी के सांसद हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से इससे मतलब तो है नहीं।
वो लोग मौका पाते हैं, जहाँ हिंदू और मुसलमान करने की बात आती है वहाँ करने लगते हैं। कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं वहाँ, कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं। बताइए कहाँ हिंदू उसके अंदर? पुलिस वर्सेस मुसलमान, पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों को मारा है, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट पुलिंदा है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस इस पूरे मसले पर भड़के हुए हैं। इसे राजनीति के तहत पेश की गई रिपोर्ट बता रहे हैं। इस पूरे केस में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउद्दीन बर्क भी रिपोर्ट को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। जो वक्त ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई और हम चाहते थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोचे समझे साजिश के तहत कि आज उल्टा हमें अपनी बचाव की स्थिति मानना पड़ रहा है। हम क्यों अपनी सफाई इस चीज पे पेश कर रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी से लेकर आरोपों में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद विधानसभा में रखी गई न्यायिक रिपोर्ट पर ही आरोप लगा रहे हैं, उसे साजिश का पुलिंदा बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर उसकी सहयोगी पार्टियां रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी को चौतरफा घेरने में जुट गई। सियासी स्वार्थ के लिए समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों का हिस्सा रहते हैं और बाद में जो है वो विक्टिमहुड और बाद में कहेंगे कि साहब हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। अगर वो रिपोर्ट उनको लग रही कि हमारे खिलाफ साजिश है और जांच करा लो, आप निश्चित है दोषी पाए जाओगे। हम अगर यहाँ बैठ के बोल रहे हैं माइक पर तो निश्चित है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसको हम डिलीट नहीं करा सकते। समाज में जो भाईचारा है उस भाईचारे को किस तरीके से खंडित करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। हमें भूलना नहीं चाहिए 2012 से लेकर 2017 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब इसी उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे कराने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया। बड़ी साजिश अवश्य थी। पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट जब किया था तो उसी समय चारों तरफ इसकी खबरें आई थी, तमाम बयान आए थे लोगों के और तमाम लोग पकड़े भी गए थे संदिग्ध अवस्था में कि बड़े पैमाने पर लोग दंगा में शामिल हो रहे तो दंगा कराना चाहते थे। तो कौन किस में शामिल था ये तो जांच की बात पता चलेगा। इन सब के बीच वो दिन कोई भला कैसे भूल सकता है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा था। हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद उस स्थान पर बनी है जहां पहले एक प्राचीन हरिहर मंदिर था। अदालत ने इन्हीं दावों की जांच के लिए सर्वे का आदेश दिया था। पहला सर्वे शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन दूसरे सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे। विरोध बढ़ा और देखते ही देखते हालात हिंसा में बदल गए। और अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के रूप में ये दोबारा बदलती दिख रही है। रिपोर्ट को सरकार सच की पुष्टि बता रही है तो विपक्ष उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये रिपोर्ट अदालतों में चल रही कानूनी प्रक्रिया को कोई नई दिशा देगी या फिर आने वाले चुनावों में एक नया राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। आकिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। संभल हिंसा को करीब 2 साल बीत गए हैं। उस जगह पर एनडीटीवी ने फिर जाकर देखा कि आखिर वहां अब कैसा माहौल है, कैसे हैं वो लोग जो हिंसा के चश्मदीद हैं और उनका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। संभल हिंसा में कई परिवारों के चिराग बुझ गए थे। उन्हीं में से एक परिवार से हमारे संवाददाता आकिल ने बात की। उनसे जानने की कोशिश की कि उस दिन शाही जामा मस्जिद के पास की गलियों में क्या कुछ हुआ था। वो उस पर मोबाइल ही नहीं था और न उनने चलाया कभी मोबाइल। वो तो यहाँ से घर से मैंने होटल पे भेजा था, होटल पे गया। अब उसे न पता बाहर कैसे भीड़ दिखी क्या हुआ, तो ऐसे ही अपने चला गया वो भी भीड़ में। बोला मैं उधर पकौड़े खाने गया था अम्मी। तो आपके बेटे को गोली कैसे लगी? गोली उसके वहाँ लगी अनार वाली मस्जिद के सामने, हलवाई की दुकान है उसके बराबर में खड़ा होगा भीड़ में। तो होटल पर गया था कि अम्मी सब जा रहे थे तो मैं भी चला गया। मैंने पहले जैकेट डाली बहन के, हाँ शोर कटा तो मैं जाकर खड़ा हो गया। पुलिस गोली चला रही थी, भगदड़ जो मची एकदम सब भागे तो मैं गिर गया। गिर के मैंने पलट के देखी, मेरे गोली लग गई। हमें कोई इंसाफ न मिला। ये एक मां का बयान है जिसने 24 नवंबर 2024 की हिंसा में अपना बेटा खो दिया था।
हमारे संवाददाता आकिल उस गली में भी गए जहां हिंसा हुई थी। ठीक बगल में अगर आप देखें तो ये वही गली है जहां पर हादसा हुआ था, और सामने की तरफ, सामने जो मैं अपने विजय हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं, यहाँ पर एक बड़ी भीड़ उमड़ी थी और यहाँ पर मस्जिद है, और यहाँ पे वही हादसा हुआ था जिसके बाद हमने देखा था कि 4 लोगों की जो है जाने गई थी। इसके अलावा तकरीबन 28 जो पुलिसकर्मी थे वो भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो यहाँ पे तमाम ऊपर नीचे सब में RAF वगैरह PSA वगैरह यहाँ लगी हुई थी। लगभग 500-700 लोग तो यहाँ पे थे जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम। किस तरफ से लोग आए थे? इस तरफ से, सामने से? वो तो दोनों तरफ से लोग आ रहे थे, इधर से भी आ रहा था, धीरे धीरे इधर से भी आ रहा था। जैसे लोगों को पता चलता गया कि यहाँ पे सर्वे हो रहा तो भीड़ इकट्ठी होती रही। ना जिस टाइम सर्वे हो रहा था तो सांसद जी यहाँ पे थे, ना विधायक पुत्र सुहेल इकबाल यहाँ पे मौजूद थे। इस टाइम घटना घटी थी उस वक्त? नहीं, उस टाइम नहीं थी। संभल अभी शांत, पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त में संभल चैन की सांस ले रहा है, लेकिन सियासत वो बेचैन है। संभल से आकिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब खबर राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज से जुड़ी। 8 अगस्त को होने वाले इस छात्र संवाद कार्यक्रम की अनुमति को अचानक निरस्त कर दिया गया। केपी ट्रस्ट ने एन वक्त पर मैदान की बुकिंग रद्द करते हुए कांग्रेस को झटका दिया है। इसके पीछे ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और बारिश की वजह से हुए जलभराव का तर्क दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी हर हाल में 8 अगस्त को प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल 8 अगस्त को राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद करने वाले थे, लेकिन प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान की बुकिंग और अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। केपी ट्रस्ट ने अनुमति रद्द करने के पीछे कानूनी वजहें बताई। ट्रस्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया और कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के मैदानों का गैर शैक्षणिक या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ट्रस्ट ने दलील दी है कि कॉलेज परिसर में नियमित पढ़ाई प्रभावित होगी और मानसून की वजह से मैदान में भारी जलभराव है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है। इस रोक के बाद कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि योगी सरकार राहुल गांधी और युवाओं के इस महासंवाद से घबरा गई है। इनको प्रयागराज में भी फिर से परमिशन, क्योंकि ये सारी की सारी जितने भी ये निरस्त के कारण हैं ये सरकार के हैं। ये दबाव बनाकर इन लोगों ने पूरी तरीके से ये कार्यक्रम को फेल करने के लिए कार्य किया है। पर मैं आप कहना चाहूँगा कि राहुल जी आएंगे और निश्चित तौर से कार्यक्रम होगा और छात्रों की जो गूंज है, छात्रों की जो आवाज़ है, वो पूरे देश के अंदर इलाहाबाद से गूंजेगी। अनुमति रद्द होने के बावजूद कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूपी कांग्रेस के आला नेताओं ने साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज आएंगे। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। निरंकुश सरकार है। इस सरकार नहीं चाहती कि प्रतिपक्ष के लोगों की मीटिंग हो, कोई जलसा हो। सरकार चाहती है कि जनता में आक्रोश है और प्रतिपक्ष के लोग अगर सभाएं करेंगे तो भारी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। तो सरकार निरंकुश है, सरकार नहीं चाहती कोई सभा हो। राहुल गांधी इस प्रकार से दिल्ली में बैठ करके हल्ला मचा रहे थे, छात्रों को प्रेरित करने का काम कर रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे। आज वह राहुल गांधी प्रयागराज जाना मुनासिब समझ रहे हैं, झारखंड के बारे में कुछ बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट भी किया और लिखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने की बजाय उन पर FIR कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूँ। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 8 अगस्त को राहुल गांधी को संवाद के लिए नया ठिकाना मिलता है या फिर प्रयागराज की सड़कों पर एक नया सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि अब तक 1,50,000 से ज्यादा छात्र इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 3 लाख छात्र इस कार्यक्रम में जुट सकते हैं। रणवीर सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और एक बड़ी खबर मिल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी आगे की रणनीति का आज खुलासा किया। छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीजेपी ने कहा कि सितंबर महीने से हम देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान चलाएंगे। इस कैंपेन के लिए हम पूरे देश का दौरा करेंगे, देश के 5 सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी मुद्दों पर काम करेंगे। सीजेपी के एजेंडे में पहला सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें पनपी खामियों को दूर करने के लिए पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। तो सीजेपी का ये बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था। और अब खबर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी, जिसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट का दुरुपयोग कर कनाडा में अपने नेटवर्क को मजबूत किया। ऐसा कहा जा रहा है कि बिश्नोई नेटवर्क भारत में युवाओं की भर्ती करता है और उन्हें स्टडी या टेम्पररी वर्क परमिट के जरिए कनाडा भेजने के बाद वहां इस्तेमाल करता है। आरोप है कि वहां पहुंचने वाले कुछ लोगों का अपराध बढ़ाने में इस्तेमाल किया गया है। बिश्नोई गैंग का क्रिमिनल नेटवर्क, स्टूडेंट वीजा से गैंग के नेटवर्क तक। बिश्नोई गैंग को लेकर बड़ा खुलासा। क्या बिश्नोई गैंग ने अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए कनाडा के स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट नियमों की कमियों का फायदा उठाया? ये दावा किया जा रहा है कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी सीबीएसए की एक रिपोर्ट में। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डी बराड़ साल 2017 में खुद एक सीधे साधे छात्र की तरह स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था, लेकिन वहां जाकर उसने गैंग का पूरा ढांचा ही बदल दिया। कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ वहां भारतीय मूल के कारोबारियों, बिल्डरों और बड़े व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टडी और वर्क परमिट पर आए छात्रों को ये गैंग अपने झांसे में लेता है, उनसे अपराध करवाता है। कनाडा में ऐसे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो कि इनके गैंग में शामिल हैं और इनकी गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस गैंग में नए चेहरे कौन हैं? सीबीएसए की रिपोर्ट कहती है कि भारत से पढ़ाई करने कनाडा गए कुछ छात्र जो वहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें इस गैंग ने आसानी से अपना शिकार बना लिया। पैसों का लालच देकर इन मजबूर छात्रों को गैंग में शामिल किया गया। हालांकि साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक आरोपों से घिरे छात्रों की संख्या 2418 है, जो कनाडा में पढ़ रहे कुल भारतीय छात्रों का महज 1% है। यानी चंद भटके हुए लोगों की वजह से लाखों मेहनती भारतीय छात्रों का नाम बदनाम हो रहा है। यह पूरा मामला सिर्फ बिश्नोई गैंग तक सीमित नहीं है, इससे कनाडा की टेम्परेरी इमिग्रेशन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय छात्रों की कनाडा में संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी थी। इस खुलासे के बाद अब सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हो गई हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि कनाडाई पुलिस के लिए गोल्डी बराड़ अब भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि उसकी मौजूदा लोकेशन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कनाडा की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि किस तरह पढ़ाई के नाम पर विदेश जाने वाले कुछ युवाओं के भविष्य को ये गैंगस्टर दीमक की तरह चाट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कनाडाई सरकार और भारतीय एजेंसियां मिलकर इस स्टूडेंट गैंग के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेती हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे रिश्तों का डरा देने वाला सच। सॉरी पापा, टाइम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड की। झारखंड के रांची में जेपीएससी घोटाले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता के साथ भरोसा चाहते हैं।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन। जेपीएससी और जेएसएससी सुधार मंच के तहत देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र नेता, उनका अनशन अभी जारी है। उनके आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है। राज्य भर से छात्र आंदोलन में आ रहे हैं। पेपर लेके बहुत ज्यादा होता है, हर साल पेपर बिकता है, जैसा पेपर चाहिए वैसा दाम लगता है। डीएसपी के लिए 1 करोड़ दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा पेपर। आंदोलन कर रहे छात्र इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें और उस दौरान मीडिया के कम से कम 2 प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। यहाँ कोई साधन नहीं है, नहीं आईटी सेक्टर है, नहीं कुछ है, इसलिए हर बार पेपर लीक होता है। मेहनत करते हैं पेपर लीक होता है, मेहनत करते हैं पेपर लीक होता है हर बार। ये सरकार कह रही है कि देखिए हमने 11 लोगों को पकड़ भी लिया है, हम बात करने को भी तैयार है। आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है? पूरी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी कोशिश नहीं कर रही। सीआईडी छोड़ के सीबीआई जांच करवाइए। तो वो पूछते हैं सीबीआई जांच से क्या होगा, हम ईमानदारी से जांच तो करा रहे हैं। तो कहाँ नहीं जांच हो रही ईमानदारी से? कोई भी चाहिए, कहीं भी दुकान ठेला में, जहाँ क्या बोलते हैं चाय की टपरी में आपको चाहिए, वहाँ ही बोल दिया कि किस चीज का पेपर चाहिए, उस चीज का पेपर आपको मिल जाएगा। जितना पैसा दीजिए वैसा पेपर मिलेगा। अपने घर से इतना दूर रहते हो, क्या करते हैं परिवार वाले? परिवार वाले बस अपना जो भी प्राइवेट जॉब है, अपने घर में दुकान है, राशन की दुकान है, बस उसी किसी तरह से गुजारा चल रहा है। कितने लोग हैं घर में? घर में तो भैया भाभी है, पापा मम्मी। अब वैसे भैया तो अलग रहते हैं, लेकिन पापा मम्मी के साथ मैं रह रहा हूँ। फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है, बट यहाँ पे इतना सारा सेटिंग कह रही है कि आपसे बात कर लेंगे हम। सरकार बात करना चाहती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सरकार का टैगलाइन है सरकार आपके द्वार। उस टैगलाइन अभी कहाँ गया सरकार के पास? और मात्र पांच आदमी को जाने देना वहाँ चाहती है। और हम लोग का एक ही मांग था कि ठीक है 5 लोग जाएंगे, लेकिन मीडिया को भी रखा जाए और मीडिया लाइव चलाएगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये तो गलत बात है। स्टूडेंट को भरोसा कैसे होगा? बंद कमरों की बातचीत में अगर आप ले लेते हैं तो हमारे स्टूडेंट को भरोसा नहीं होगा। और जो कमेटी में जब बैठक हुआ था तो हमेशा यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आएगा, हम ओपनली यहाँ स्टेज में बात करेंगे। इस पूरी बातचीत के लिए छात्रों की तरफ से 11 लोगों की टीम तैयार हुई है। प्रतिनिधिमंडल में 8 छात्र शामिल हैं। 11 की टीम में 1 वकील, 2 तकनीकी जानकार भी हैं। एटीओ को ये प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट सौंप दी गई है। अब बैठक का समय स्थान तय करेगी सरकार। समय और जगह तय होने के बाद वार्ता होगी। इस बीच परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार देर रात 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में अब तक 19 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से एक झारखंड सरकार का कर्मचारी अभय तिवारी भी है, जिसे झारखंड की सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और हेरफेर मामले में सिंडिकेट चलाने का इस पर आरोप है। सीआईडी के मुताबिक उसका ये रैकेट 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जो अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में फायदा पहुंचाता था। छात्र मीडिया की ही मौजूदगी में मुख्यमंत्री से वार्ता की मांग कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए कि आप हमें डार्क में रद्द कर दीजिए ना। स्टूडेंट हुए उठ कर चले जाएंगे। ये देखिए हम लोग पानी में बैठे हुए, पानी देख रहे हैं आप, बारिश हो रही है। जब अभय कुमार तिवारी जब आरोपी है तो रद्द कर दिया जाए। फिर टाल मटल क्यों, फिर डेलीगेशन क्यों? नीलम जी जवाब दीजिएगा। जी मैं बार बार कह रही हूँ कि छात्रों के साथ हम लोग हैं, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ। और सरकार देखिए डे 1 से कदम उठा रही है छात्रों के हित में, छात्रों के फेवर में, उनके भविष्य के लिए। जितना ज्यादा हो सके सरकार करने के लिए तैयार है और कॉन्क्रीट रिजल्ट होगा। अगर जरूरत पड़ा तो परीक्षा भी रद्द होगा। अभय तो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं मैम, एक गलत बात बोले, जरूरत पड़ा नहीं, ये बात नहीं मानूंगा। एक मिनट, आपने बोला कि जरूरत पड़ा तो जरूरत पड़ गया है, रद्द करना पड़ेगा। अगर सरकार रद्द नहीं करेगी और स्टूडेंट यहीं पे बैठे रहेंगे कभी नहीं उठेंगे। देखिए शांति रखिए, मैं आप ही के पक्ष में बात रख रही हूँ, आप शांत। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये छात्र के पक्ष में सरकार है और जो भी निर्णय होगा छात्र के हित में होगा, छात्र के भविष्य के लिए होगा। छात्र आंदोलन की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई दे रही है। विपक्षी सांसदों ने छात्रों के समर्थन में विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग की और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आप हेमंत सोरेन जी से पूछो भाई, सरकार से पूछो, हमसे वो पूछ रहे हो, कहाँ से हम उत्तर दे पाए? सारे बड़े नेता कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब लोग मिली भगत है सब लोगों की ये धंधे में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल है। आजसू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। राष्ट्रपति शासन लगे, किसी पे विश्वास है ही नहीं हमको, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा कर 1 साल छात्रों को
समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है, झारखंड ही किसी पे विश्वास नहीं। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे दिया है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा था कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने समाधान के लिए छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भी दिया था। अब प्रस्ताव कहां तक जाएगा, बात बनेगी या फिर अनशन और प्रदर्शन जारी रहेगा, देखना होगा। रांची से रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक माँ बाप के लिए सबसे अहम क्या है? उसके बच्चों की खुशियां, उनके बच्चों की तरक्की, उनके बच्चे खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही बच्चों के लिए माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है कि वो भी बुढ़ापे में माँ बाप का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी मुसीबतों को दूर करें। लेकिन हरियाणा के सोनीपत से बच्चों के व्यवहार की डरा देने वाली खबर आई है। मिलना तो छोड़िए, साथ में रहना तो छोड़िए, 3 बेटियां, लेकिन तीनों पिता के अंतिम संस्कार में ही नहीं पहुंची। वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार देख लिया। साफ कह दिया, समय मिलेगा तो पहुंच जाएंगे, तब तक अंतिम संस्कार का वीडियो भेज दीजिए। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे कॉल में कीजिए ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नहाएंगे, चिल्ला चिल्लाएंगे? 10-15 मिनट में। वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार हो रहा है क्योंकि बच्चों के पास समय नहीं, इतने बिजी कि पिता के अंतिम संस्कार में भी आना संभव नहीं हो पा रहा। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे कॉल में कीजिए ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नहाएंगे, चिल्ला चिल्लाएंगे? 10-15 मिनट में। अरे भाई, कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, कोई नेपाल में बैठा हुआ है, कोई आजमगढ़ यूपी में बैठा हुआ है, आखिर हरियाणा कैसे जा पाएगा? ये कहानी रिश्तों की कड़वी सच्चाई बयां कर रही है। एक पिता और उसकी 3 बेटियां। वो पिता जिसने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो पिता जिसने खुद तंगहाली में रहकर अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि उसमें से 2 टीचर बन गई। लेकिन दूसरों को शिक्षा देने वाली ये बेटियां रिश्तों की गहराई ही हुई। क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जिसने उन्हें अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना सिखा दिया जो समाज के लिए बहुत बड़ा डराने वाला सबक बन जाए। जो वो उनकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ, एक बार की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला, जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है, बम्बे, और एक नेपाल में रहती है, इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा? कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। जिन बेटियों को पिता ने कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो उनके शव को कंधा देना तो दूर, आखिरी बार चेहरा देखने तक नहीं गए। मामला हरियाणा के सोनीपत का है। शिवचरण गुप्ता जो बड़े कारोबारी व्यापारी थे, उनकी 3 बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर कामयाब हो चुकी है, शादी हो चुकी है। करीब 1.5 साल पहले शिवचरण अपनी पत्नी मीना के साथ सोनीपत में वृद्धाश्रम में आ गए थे। पति मीना गुप्ता का वहां निधन हो गया और 1.5 साल से शिवचरण भी बीमार थे। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद ने 20 दिन पहले शिवचरण गुप्ता की बीमारी की सूचना उनकी बेटियों अनीता, निशा और प्रिया को दी थी, लेकिन तीनों बेटियों ने बहाने बनाए। किसी के पास समय ही नहीं है अपने पिता से मिलने के लिए। वो पिता जिसने उनको समूचा जीवन दिया, उस पिता के लिए अब बेटियों के पास समय ही नहीं। ये आश्रम, ये संस्था ना हो तो ये इंसान भी पशुओं की तरह, जैसे ये गायें फुटपाथों पर घूमती है, ये पन्नी खाती, ऐसे इंसान ना का भी हाल हो। जब पिता की मृत्यु हो गई तो कोई भी बेटी अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं। बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखा और ऑनलाइन तीनों ने मिलकर 5100 रुपए भेजकर कहा कि पिता का सही ढंग से अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया, भाई ये
अंतिम संस्कार कर दिया है। जो रीति रिवाज अपने हिंदू में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 5100 रुपये भेजे थे उसकी छोटे वाली बिटिया। आखिर में वृद्धाश्रम के संचालक ने उनके पिता का अंतिम संस्कार किया। कर्ज के नाम पर बैंक खातों में 5100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए और वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार निपटा दिया गया। जिस पिता ने उन्हें पूरी जिंदगी दी, उन बेटियों ने विदाई के नाम पर सिर्फ चंद मिनट का डिजिटल स्क्रीन टाइम दिया। शिवचरण किसी जमाने में बड़े व्यापारी थे, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उन्हें अपनों से सहारा न मिला तो ओल्ड एज होम में सहारा लेना पड़ा। एक कपड़ा व्यापारी थे बॉम्बे में, कोई अच्छा ठाडा भी था, इनका पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे, तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ बीबी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए। बच्चे इसकी 3 लड़कियां हैं। चिता की आग ठंडी हो चुकी, लेकिन यह घटना समाज के जहन में कई सुलगते हुए सवाल छोड़ गई। क्या हमारी तरक्की हमें इतना अंधा बना चुकी है कि हमें अपने बुजुर्गों के आंसू तक दिखाई नहीं देते, उनका दर्द तक दिखाई नहीं देता, उनका अकेलापन तक दिखाई नहीं देता, उन्हें मरने के लिए ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं? क्या मोटी तनख्वाहें, हमारी सैलरी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे दिलों को पत्थर बना रहे हैं? आखिर कहां खो गए वो रिश्ते जिनके लिए पूरा जीवन आदमी जीता है? कहां मर गई वो संवेदनाएं जिसके लिए परिवार नाम की व्याख्या की गई? सोनीपत से रमेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा इंडिया में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।